हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड बीइंग फिट। आज हम बात करेंगे मिस्टर रेहान से, जो कि हैं एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन में इन्होंने मास्टर्स किया है। मैं यहाँ ज़रूर बताऊंगा कि NIS, दैट इज़ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि हेड ऑफिस पटियाला है और उनकी जो ब्रांच है वो औरंगाबाद में भी है। इन्होंने वहाँ से जूडो में स्पेशलाइजेशन किया है और ये जो इंस्टीट्यूट है ये एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, जो कि मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स माना जाता है। नेशनल टाइटल होल्डर हैं ये, किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट, एंड अपनी खुद की बच्चों को एजुकेशन ये देते हैं। एकेडमी है इनकी उड़ीसा में और मुंबई में। इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और विमेन सेल्फ डिफेंस को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। ही इज़ रियली एजुकेट विमेन एंड किड्स फॉर सेल्फ डिफेंस एंड अपनी रक्षा कैसे करनी है उसके लिए। मार्शल आर्ट्स बहुत पुराना और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है चीज़ों को समझने का। और मैं यहाँ बता दूँ कि मार्शल आर्ट सिर्फ फिज़िकल बेनिफिट्स ही नहीं हैं, उसके फिज़िकल बेनिफिट्स हैं, मेंटल बेनिफिट्स हैं और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं मार्शल आर्ट्स के। मैं खुद जब छोटा था तो डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था मैं मार्शल आर्ट्स से। सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सो नाइस टू सी यू एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि आज एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको मेरी आवाज बराबर आ रही है? जी, मुझे आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज हेलो। बराबर आ रही है। जी आप जी। आप अपनी स्क्रीन अगर रोटेट कर लें तो आई थिंक मेरी स्क्रीन क्लियर है आपको। हाँ, आपकी स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है मुझे। चलो चलो, ठीक है। हेलो हेलो, ध्रुव ध्रुव भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो ध्रुव भाई, कैसे हैं आप? हाय ध्रुव। हेलो नीरज जी, हाउ आर यू? तो रेहान सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि मार्शल आर्ट्स जो है ये इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मार्शल आर्ट्स कहाँ से शुरू हुआ और आज हम इसे मिक्स मार्शल आर्ट्स क्यों कहते हैं? देखिए, जो मार्शल आर्ट का ओरिजिन है, सबका अपना अपना एक एक जैसे हम बोलते हैं धारणा है। सबका अपना अपना एक अलग नजरिया है। सब अपने तरीके से, कोई माइथो से कनेक्ट करके देखता है, कोई अलग। अगर सच पूछा जाए मुझे, तो मार्शल आर्ट जो है अंदर से आता है। जब आप बहुत परेशान होते हैं और आपको कोई टॉर्चर करता है, तो ऑटोमेटिकली जो आप उस टॉर्चर से बचने के लिए एक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्शल आर्ट। अरे वाह। मेरा मानना ये है। हम्म। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे अगर हम जाएं किसी चीज पे, जैसे ओरिजिन ऑफ मार्शल आर्ट, तो हर बंदों का, हर कंट्री का, हर स्टेट का अपना, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर एक इंडिविजुअल का अपना तरीका रहता है किसी चीजों के साथ, किसी जो उनके साथ जो विगरस चीजें होने वाली उसके साथ टैकल करने। उनके साथ किसी तरीके की प्रॉब्लम जब अराइज होती है, तो वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम से जूझते हैं। उस दौरान वो चाहे एक छोटा सा बच्चा क्यों ना, और उससे एक चीटी काटे, तो उस दौरान वो बच्चा भी क्या करता है ना, हाथ मारता है और उस चीटी को मारता है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मार्शल आर्ट के ओरिजिन। मार्शल आर्ट की ओरिजिन जो है 527 एडी में कुछ तमा नाम के जो मॉन्क थे, उन्होंने जिसको बोलते हैं 18 फेस्ट के नाम से उन्होंने अपना नाम दिया था। और कुछ 5 एनिमल स्टाइल्स को लेकर उन्होंने ज्यादातर कुछ मॉन्क्स को रेडी किया था।
और वो जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया से रिलेटेड करता है। अगर मान लिया जाए कि लॉर्ड शिवा जैसे परशुराम जी को दिए चीजें, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, फिर बौद्ध धर्म में आया, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो मतलब स्प्रेड हुआ सारे दुनिया में सबसे ज्यादातर ईस्टर्न रीजन में ज्यादातर वो ये हुआ कि क्योंकि जो हमारे मॉन्क्स थे वो इजीली, पहले तो ऐसा कोई इंडिया और चाइना ऐसा कुछ नहीं था, पहले बाउंड्री बियॉन्ड लोग जा सकते थे, सिर्फ वो अपने एक अब ये सीमा बन चुके हैं, लेकिन पहले ये सीमा वगैरह नहीं थी। तो आज उन्होंने, जब पहले क्या होता था, जब ये लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो वो अपने आप को बचाते धूप से, पानी से, जानवरों से। तो उस दौरान जो वो लड़ाई सीखते थे, उस दौरान में ही उससे बचने की कोशिश में जो वो करते थे, अपनी प्रयास करते थे, वही हो गया मार्शल आर्ट। और फिर उसके लिए वो लोग धीरे धीरे अपनी कला और शैली को डेवलप करने लगे, अपने आर्ट को। ठीक है, चाहे वो पंच हो, चाहे वो किक हो, चाहे वो जिस तरीके से अपने आप को आत्मरक्षण की नीतियां बनाने लगे। आप बेसिकली गणेश जी का नाम, सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं हम उसको, कि भाई सेल्फ डिफेंस जो टेक्निक्स है वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी। एग्जैक्टली। अगर आप मुझे पूछे तो मार्शल आर्ट क्या है, अगर आप किसी एक स्किल को, मैं नहीं कहता हूँ, ये रूसली जैसे बहुत बड़े महान मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी यही चीज बताया कि जो बंदा एक स्किल को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, मैं उससे डरता हूँ, लेकिन जो बंदा 10,000 स्किल को सीखता है, मैं उससे नहीं डरता। सीधी बात। भले ही आप एक ग्लास यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते, एक मैजिशियन ले लीजिए, सिंपल सी मैजिशियन, वो ग्लास यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेगा, और इतना फास्ट रखते तो आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि हाथ की सफाई हम बोलते हैं। वो क्या है, इट इज स्पीड। जो हमारा इल्यूजन क्रिएट करता है उस टाइम में, वो हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है, और इसीलिए स्पीड, पावर और ये सारी चीजों का जो एक मिश्रण है मार्शल। तो मेरा मानना है कि ओरिजिन जो है हर कंट्री का, हर स्टेट का, हर रिलीजन का अलग अलग तरीके से उन लोगों ने अपना डेवलप कर रखा। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाए, या लॉर्ड शिवा के बारे में पूछा जाए, अगर रोमन एम्पायर के बारे में पूछा जाए, तो सब, लॉर्ड जियोस, सबके पहले से ही मार्शल आर्ट सबके पास ऑलरेडी था। ठीक है, ये सारी मार्शल आर्ट ऑलरेडी थी, क्योंकि हम आत्मरक्षण के लिए करते थे, बट उसको स्ट्रक्चर बेस में जो लाया, जैसे मास्टर गौतम बुद्धा का नाम आया, उन्होंने उसको स्ट्रक्चराइज करके उस तरीके से फिर उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट की, जब उन्होंने एनिमल्स को देखा फाइट करते हुए। फिर अगर हम बात करें जूडो की, बिकॉज आई एम एन जूडो कोच, तो जूडो की बात करें तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जूडो का जो उत्थान हुआ है वो आया है जुजुत्सु से। तो जूडो जब उत्थान हुआ जुजुत्सु से, तो उन्होंने क्या किया ना, उसको आहिस्ते आहिस्ते उस तरीके से उसको तैयार किया, उसको स्ट्रक्चर्ड किया, सिलेबस बनाया, स्टेप बाय स्टेप उसको लर्निंग मेथड बनाया, जिससे डीपली, जिससे, क्योंकि जूडो एक ओलंपिक गेम है, टाइकोंडो एक ओलंपिक गेम है, तो उन्होंने उस तरीके से उसको स्ट्रक्चर बनाया और फिर उसको आगे लेके आए। सर आज इसे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्यों कहने लगे टाइम के साथ? हाँ, देखिए, अगर आप कोई उठा के पटक रहा है, ठीक है, वो भी एक मार्शल आर्ट ही है। कोई पंच मार रहा है, वो भी एक मार्शल आर्ट है। कोई किक मार रहा है, वो भी एक मार्शल आर्ट है। कोई लॉक डाल रहा है, वो भी एक मार्शल आर्ट है। कोई चोक कर रहा है, वो भी एक मार्शल आर्ट है। ये मैं फ्री हैंड की बात कर रहा हूँ। तो मिक्स मार्शल आर्ट अल्टीमेटली, सर एक किड ने कहा है कि सर आप टॉर्चर बहुत करते हैं स्कूल में। टॉर्चर तो नहीं करता हूं मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बच्चों को सिखाऊं। मेरा कोशिश ये रहता है कि सीखे बच्चे, और जब तक का वो उस हार्ड फेज से नहीं गुजरेंगे, जब आप मार्शल आर्ट सीखते हैं और अगर वो उस टॉर्चर लेवल से आप नहीं गुजरेंगे, तो आप उतना स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं, अपने आप को आप प्रूव नहीं कर पाते हैं। आपको पता होगा कि सोना जब तक तपता नहीं, तब तक का उसमें चमक, वो सोना बनता नहीं। तो उसके लिए पहले आप भी खुद ही एक एथलीट रह चुके हैं, आपको पता है कि हमें डिसिप्लिन के साथ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जब हम डिसिप्लिन के साथ मार्शल आर्ट करते हैं प्रैक्टिस, तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ होती है और हमारा स्किल डेवलप होता है। सर फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में तो मैं जरूर पूछूंगा आपसे, लेकिन इसके मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है मार्शल आर्ट्स के? सबसे पहली चीज है कि हमें ये जानना है कि मार्शल आर्ट का जो स्पिरिचुअल बेनिफिट और मेंटल और फिजिकल प्रैक्टिस, अगर आप किसी भी चीज को रेगुलरली करते हैं, तो कुछ नहीं, आप एक जगह चुपचाप साधना में भी बैठते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, इट इज काइंड ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ चुपचाप बैठना है, क्योंकि आपका ब्रीदिंग टेक्निक जो है, और हमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री बहुत सारी चीजें हमारे साथ चलती हैं। जो हम करते हैं वो वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री जो हम हमारे कंट्रोल नहीं होती है। तो उस इनवॉलेंट्री चीजों पे हमारे कैसे कंट्रोल आएगी? तो जो हमारी सांस की मेथड है, हम सांस रोक नहीं सकते, जितना देर रोक सकते हैं उसको ज्यादा देर नहीं रोक सकते। एक
टाइम पीरियड के लिए रोक सकते हैं। अगर वही से हम कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस, तो एक टाइम आता है कि फिर हम ज्यादा से ज्यादा उस सांस को रोक सकते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा इरफान, सॉरी, वो एक बंदा था ना अभी, मैं आधा घंटा तक सांस रोक सकता हूँ। हाँ कुछ डायरेक्ट था ना उनका, बोल के बहुत मजे हुए कलाकार है वो। सर, अगर आप अपना फोन रोटेट कर लें तो अच्छा रहेगा। आप फोन से बात कर रहे हैं? रोटेट कर लो। हाँ, फोन पे बात करो, एक्चुअली मैंने स्टैंड में लगा रखा है। अच्छा तो अच्छा, एक, अगर ये ठीक है, रोटेट मैं होता है कर लेता तो। हूँ। ठीक है, अरे वाह, इज इट बढ़िया। ओके? अब ओके, अब ओके। ठीक है, ठीक है। तो बस मैं यही बोला था कि अगर, जैसे आपने सुना होगा इरफान खान और सॉरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने एक मूवी में बताते हैं कि मैं आधा घंटा तक सांस रोक सकता हूँ, हम्म है ना। जो हम्म सांस रोक सकता हूँ आधा घंटा तक, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस उनको उस तरीके की आधा घंटा तक सांस रोकने की कला देती है। हम्म जो आप किसी भी चीज को मानते हैं या फिर उसके ऊपर रिपीटेडली प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इट इज अ सेइंग। तो जो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है हमारी स्किल, उतना राइट। ज्यादा परफेक्ट होता है और उतना ज्यादा परफेक्ट होता है। और साथ ही साथ हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली वो सारे ग्रोथ। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली एक चीज को रिपीटेडली, अगर आप सिंपल से एक डंबल कर्ल लेते हैं, आप बार बार उसे करते हैं, तब जाके परफेक्शन होता है। ऑटोमेटिकली आपके मसल्स के जो है एक्टिन माइसिस एक्टिवेट होते हैं, प्रोटीन्स उसमें फॉर्म्स होते हैं, फिर ऐसे ऐसे आपके मसल्स डेवलप होने लगते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक फॉर्म को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मसल मेमोरी में सेट होता है और ग्रेजुअली हमारी स्किल डेवलप होती है और पॉलिश से पॉलिश होती है। सर, वेट मैनेजमेंट आज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनता जा रहा है, तो जी जी। क्या मार्शल आर्ट्स हमें वेट मैनेजमेंट और हमारे जो वेट लॉस है या मसल गेन वगैरह है, इन चीजों में भी हेल्प करता है? जी, मार्शल आर्ट्स में क्या है कि आपका जो वेट ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक स्किल के लिए आप जब रेपिटेडली जुनून के साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक सिंपली स्ट्रेट पंच के लिए आप जब पूरी, क्योंकि मार्शल आर्ट में अगर एक पंच निकालते हैं इसमें वॉलेंटरी, नॉर्मली जो हमारे मसल्स है सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि हमारा जो पावर है वो जनरेट बेस लेवल से होता है और टॉप लेवल पे रिलीज होता है। जैसे बॉटम टू टॉप पावर रिलीज होती है, क्योंकि जब तक हम स्टेप नहीं डालते हैं एक सिंपल सा स्टेप पंच के लिए, तो पावर रिलीज नहीं होता। ठीक है, तो ठीक हम बात है। उस पर्टिकुलर पंच को इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उसको डेवलप करने के लिए, उससे हमारे ऑटोमेटिकली बॉडी का जो वेट लॉस हो ही जाता है। विद इन 15 से 20 डेज के भीतर मैंने देखा है कि लोगों का वेट लॉस होता है जो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव के लिए प्रैक्टिस करते हैं। हेलो। ठीक बात है, ठीक बात है, डेफिनेटली। सर, ये बताएं, फॉर आजकल के सिचुएशंस को देखते हुए या हालात और माहौल को देखते हुए, फीमेल्स के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, तो आप फीमेल सेल्फ डिफेंस को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा मेजर मोटो रहता है कि मैं सेल्फ डिफेंस जो है, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता हूँ। हम्म मेरा एक ऐसा मानना है कि सारी दुनिया की जितनी भी लड़कियां वो सुरक्षित रहनी चाहिए। कुछ नहीं, अगर उनको थोड़े बहुत स्किल्स पता होंगे लॉक टेक्निक के, चोक टेक्निक के या फिर आपके प्रेशर पॉइंट के, लेकिन इजीली स्केप देयर सेल्फ फ्रॉम देयर। जो हम्म प्रॉब्लम्स आने वाले उससे पहले ही अगर उनको थोड़ा सा अगर प्रेशर पॉइंट का नॉलेज हो, कहाँ पे पकड़ना है, कहाँ पे होल्ड लेना है, तो वो आराम से वहां से निकल सकते हैं किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से। ठीक है, तो मेरा मेन मोटो है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों तक पहुंचे ये चीज। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके के अगर वो इस तरीके की सिचुएशन में आ जाते हैं वहां से कैसे निकले। सबसे बड़ी चीज वो है। और वो जो टेक्निक, वो भले ही 4 या 5 सीखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ गया तो ये देखें इजीली स्केप होते हैं। ये डेफिनेटली सर, इससे अगर अगर हमारे पास कुछ स्पेशल सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं, तो हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो हम लोग मार्केट फेस करते हैं, उसमें डेफिनेटली हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। इसमें एक कोई शक की कोई बात ही नहीं है। सर, जी आपने सर। एक नया नया कंसेप्ट और इन्वेंट किया है, दैट इज
एरो मार्शल आर्ट्स, ये क्या है सर, एरो एरोमिक्स मार्शल मार्शल आर्ट। आर्ट? जी, एरोमिक्स मार्शल आर्ट जो है, इसमें सारी मूवमेंट्स हम सिखाते हैं। सारे मूवमेंट, मतलब इसका कोई एक ऐसा एक्टिविटी नहीं है कि ये मूवमेंट नहीं है। जो चीजें ऑलरेडी मार्शल आर्ट में फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रूफ है कि हाँ ये मूवमेंट करने से किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, हम वो सारे मूव के ऊपर में विथ म्यूजिक काम करते हैं। जैसे एक पंच, यूनिवर्सल पंच जो है देख लीजिएगा, चाहे आप कराटे का उठाइए, चाहे ताइक्वांडो का उठाइए, चाहे बॉक्सिंग का, अल्टीमेट सबका यूनिवर्सल पंच जो है बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे पावरफुल पंचेस माना जाता है बॉक्सिंग का। तो जैसे यहाँ से हमने इसको उठाया पावरफुल पंच के साथ बॉक्सिंग, वैसे ही taekwondo के किक्स बहुत पावरफुल होते हैं, तो हमने taekwondo के किक पावरफुल किक को उठाया। वैसे जूडो के सॉलिड थ्रोज होते हैं, हाकिडो, जुजुत्सु और हाकिडो, जुजुत्सु, आइकिडो, इनके जो टेक्निक्स होते हैं, लॉक टेक्निक बहुत पावरफुल होते हैं, चोक टेक्निक बहुत पावरफुल है, तो हम इनको लिखते हैं। और इन सारों का जो कॉम्बिनेशन वाला वो आगे विथ म्यूजिक हम प्रैक्टिस करें, तो ये हो गया एरोबिक्स। ऐसा नहीं कि मुay थाई का नी स्ट्राइक और एल्बो स्ट्राइक वो भी बहुत पावरफुल है, तो किक्स तो नॉर्मली हम कर ही रहे थे, साथ ही साथ सिनमोन किक्स और ये सारी चीजें इन्वॉल्व करके जो डेवलप हुआ वो एरोबिक्स मार्शल आर्ट है। और बेसिकली ये जो हमारे उड़ीसा का छऊ नृत्य है, इनके हम्म। साथ हमने कंबाइन करके इसको नृत्य के साथ, जो डांस के साथ इसको कंबाइन करके कोलैबोरेट करके इस सारे मूव को, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मास्टर जिगारो कानन ने जुजुत्सु से डेवलप किया जूडो को, उससे अच्छा। सारे जो टेक्निक्स जो, हाँ, वैसे ही मैंने एरोमिक्स मार्शल आर्ट सारे मार्शल आर्ट से निकाल के डेवलप किया, जो कि, और इसमें एक ऐसी चीज है कि अगर आप देखिए, आप सिंपल सा पंच एक बंदे का नहीं हो रहा है, अगर वो 7 दिन प्रैक्टिस करेगा, इजीली उसका पंच एक अच्छे नेशनल लेवल बॉक्सर के जैसे उसके पंच हो जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ रेपिटेशन हेल्प टू इम्प्रूव योर स्किल। और म्यूजिक में हमें पता नहीं चलता, हम अपना दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं, और सेम चीजों को हम रेपिटेशन ही करते हैं, तो हमारा एक वो अंदर से रहता नहीं कि हमें पंच मारना है, पंच मारना है, क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी डाइवर्ट हो जाता है, और हम जो स्किल परफॉर्म करते हैं वो परफेक्टली कर पाते हेलो हैं। हेलो। सहज, हेलो शिव। सर ये तो बहुत यस। अच्छा आपने नई इन्वेंशन की है कि वहाँ का जो उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है, उससे आपने जो है उसे मार्शल आर्ट्स के साथ एक कॉम्बो बना के और एरो मार्शल आर्ट्स इन्वेंट किया है। आई होप इससे जो फिजिकल बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे ही, बट डेफिनेटली फोक डांस इन्वॉल्व है तो स्पिरिचुअली भी लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगी, प्लस इम्पोर्टेंट। एंजॉयमेंट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जी। सर इसका फिटनेस एक्चुअली को नाम जो जो है एरोमिक्स मार्शल आर्ट, सॉरी मैं थोड़ा सा नहीं, काट रहा हूँ, एरोमिक्स मार्शल आर्ट जो इसका नाम है, इसका एक्चुअली नाम है लयबद्ध सम्मिश्रण युद्ध कला। इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए हमने इसका नाम एरोमिक्स मार्शल आर्ट रखा है, लेकिन एक्चुअली इसका नाम होता है लयबद्ध सम्मिश्रण युद्ध कला। सर बहुत अच्छा, मैं आई रियली फील गुड कि ऐसा कुछ आपने इन्वेंट किया है। अच्छा एक बात बताएं, आज मिक्स मार्शल आर्ट्स है वो धीरे धीरे फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे अपनी जगह बनाते जा रहा है सर? देखिए आज जुम्बा, जुम्बा को देखिए, एरो किक हाँ बॉक्सिंग जुम्बा, देखिए, बिल्कुल ये सारी जुम्बा। चीज। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बाय जुम्बा जैसे देखिए, आज स्ट्रॉन्ग बाय जुम्बा में वही किक्स पंच ही कर रहे हैं, कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं कर, लेकिन जो हम जो वो सिर्फ फिटनेस लेवल तक लेके जा रहे हैं, हम हम्म। उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, हम स्किल पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक बच रहा है और हमारा फोकस म्यूजिक पे होता है और स्किल चलते हैं। जब बॉडी का मसल्स रिलैक्स हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्किल है वो मसल मेमोरी में सेट। अगर आपका आपके दिमाग में चलता है कि मुझे स्किल करना है करना है करना, तो वो होता नहीं है। लेकिन उसी जगह पे आप देखिए ना, आप बारात में जाइए एक बंदे से, मतलब जिसने कभी डांस भी नहीं किया, म्यूजिक लगते वो खुद हम्म। पे खुद नाचता है, हाँ और वहाँ पता भी वो नहीं भी चलता वो नाचने 1.5 2.5 घंटा। जी जी। वहाँ वो भी डांस करने लग जाता है सर। बेशक बेशक बेशक। तो हम्म। यही चीज पे मैंने फोकस करते हुए और करिकुलम ऐसा डिजाइन किया कि छोटे बच्चे भी इसमें एंजॉय करते हुए सीख सकते हैं। अगर उनको पता नहीं है, बाद में पेन तो होता ही है, लेकिन हम्म। इनिशियली स्टेज पे वो इतना एंजॉय करते हैं और मार्शल आर्ट को ऐसे एंजॉय करके सीखते हैं, उनको पता भी नहीं चलता और उनकी स्किल भी परफेक्ट हो जाती है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो मार्शल आर्ट सीखते हैं, लेकिन उनके स्किल, जब मैं पूछता हूँ, स्किल जो है उस तरीके के पॉलिश लेवल पे नहीं आते। बहुत सारे टीचर्स हैं, सिर्फ उनको माइग्रेन मामाओं के लिए सिखाते हैं और सीधा लेके कंपटीशन में खड़ा कर देते हैं,
और बच्चे ने थोड़ा सा कंपटीशन में जीत गया, और नॉर्मली कंपटीशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि पार्शलिटी होती है, तो थोड़ा सा जीत अपने बच्चे को जिताने के लिए जिता देते हैं, मेडल लेने के बाद बच्चा भी खुश, उसके बाद वो मोटिवेट तो होता है, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता है जो पीक लेवल आज के डेट में इंडिया मार्शल आर्टिस्ट का देखिए, उस लेवल तक का नहीं पहुंच पा रहा। जो ओलंपिक लेवल पे जाकर परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये लोग स्टार्टिंग एक मतलब इस तरीके से करें, एक बच्चे को अगर अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाए, बचपन से तैयार किया जाए, और किसी को भी लाइसेंस मिल जाता है विदाउट, मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही लाइसेंस मिल जाता है सिखाने, कहीं पे भी आप क्लासेस आराम से खोल सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगती है कि एक बंदा, एक 15 साल प्रैक्टिस किया हुआ बंदे का नॉलेज कैसा रहेगा, और एक जो 1.5 महीना 2 महीना करके जाके सिखाएगा तो उसका कैसा रहेगा। डेफिनेटली ये सर, प्रॉब्लम, डेफिनेटली। अच्छा, वो ये उस स्किल के डेप्थ को नहीं समझ पाता है। मैं मानता हूं, इंटरनेशनली आज एमएमए एक बहुत बड़ा स्पोर्ट हो गया है ग्रेजुअली विद टाइम। तो आपको, जी आपका जी। क्या है, इंडियन इंडियन जो एथलीट है वो कहाँ स्टैंड करता है सर आज? नहीं, फिलहाल तो कुछ बंदे बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, जैसे फरहाद है, मोहम्मद फरहाद अभी फिलहाल ब्रेव के लिए खेलने जा रहे हैं। लास्ट टाइम इंडिया ओके। वर्सेस पाकिस्तान में उन्होंने विन किया था मेडल गोल्ड एमएमए हम्म। में। बहुत सारा मेहनत लगा है, जो अपने एमएमए के जो इंडिया के जो फाउंडर हैं, हम्म। जो उनका नाम मैंने एक्चुअली सडनली नहीं बोल पा रहा हूँ, हम्म। अलेक्स, कुछ तो नाम है, अलेक्स फर्नांडिस, कुछ है उनका नाम, मैं भूल गया हूँ। एलन फर्नांडिस, राइट, एलन फर्नांडिस और उनके भाई, जो बड़े भाई, ये लोग ने बहुत मेहनत किया है, और स्पोर्ट्स एमएमए को आगे लाने के लिए बाबू शरीफ जी ने बहुत मेहनत किया है। तो ये लोग कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे अपने लेवल पे काम करें, इंटरनेशनल बच्चे जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एमएमए लेवल 1 सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, और अच्छा खासा डिमांड है इंडिया में भी आज के डेट में। इसके ऊपर मूवीज बन रहे हैं, जैसे अभी ब्रदर मूवी आई हुई थी, तो एनी हाउ स्कोप तो है, बहुत अच्छा है इसमें आगे। बस इंडिया गवर्नमेंट से है कि उसको रिकॉग्निशन दे दे, क्योंकि बहुत सारे आर्ट यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी ओलंपिक में है, जैसे जूडो, टाइकोंडो है, लेकिन वो एक लेवल तक उसको अमेचर लेवल पे रखा गया है, उसको अभी प्रोफेशनल, तो ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो प्रोफेशनल लेवल पे आता है एमएमए। तो इसमें हर एज ग्रुप के लिए तैयार हो सकता है। जो जो बाबू शरीफ जी ने जो स्टेप लिया है स्पोर्ट्स एमएमए का, इसमें अजय कौल जी बहुत सपोर्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने ऑलरेडी बॉम्बे में एमएमए का करवाया था, डीएसओ का, डीएसओ करवाया था, प्लस सॉरी डीएसओ नहीं, मेयर का करवाया था एमएमए का, सीडब्ल्यूसी स्कूल में हुआ था। तो नॉर्मली बहुत अच्छे लेवल पे अभी ये लोग प्रमोट कर रहे हैं एमएमए को, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारा फायदा हो रहा है हमें, एमएमए को अच्छे से डेवलप आ रहे हैं। अच्छा सर, एमएमए, थोड़ा सा मैं पर्सनली अपना ओपिनियन, मेरा, मैं भी इसमें शामिल हूँ कि एमएमए एक जी बहुत सर। ही रिस्की और डिमांडिंग स्पोर्ट माना जाता है। मतलब रिगार्डिंग, आपको चोट भी लग जी सकती है, आपको लोअर बैक है, जॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उस सेफ्टी मेजर्स या न्यूट्रिशन के थ्रू कैसे ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का? मैं भी डरता हूँ। मैं कई बार मैंने केज फाइट्स वगैरह देखी हैं। हम लोग हमारे फिटनेस इवेंट्स में जाते हैं, वहां भी एमएमए की फाइट्स, अब तो ऑफिशियली एमएमए केज बना होता है और वहाँ एमएमए की फाइट्स प्रॉपर हो रही होती हैं। तो कैसे आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है आपके पास प्रॉपर गियर। अगर बिगिनर है, इट इज डिपेंड करता है आपका बंदा कैसा है, आप किसको सिखा रहे हैं, बिगिनर पे करवा रहे हैं या एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, ये मैटर करते हैं। एंड इट्स मैटर ऑफ कि कोच कैसा है, उसका ऑब्जर्वेशन कैसा है आपके स्टूडेंट को लेके, वो किस तरीके से सोचते हैं कि किस तरीके से ट्रेन किया जाए उन्हें, जो बच्चे हैं उन्हें कैसे ट्रेन किया जाए। इट्स ऑल अबाउट योर लाइक टीचिंग टेक्निक। एक आप ओके। कंपटीशन लेवल पे अलग रहता है, बट आप टीचिंग मेथड, अगर आप टीचर बन जाते हैं तो वहां पे कैसे टीच करना है, आपको नॉलेज होना चाहिए पीरियडाइजेशन का, बच्चों को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनको ग्रोथ करवाना है, कहाँ पे उनको गियर दे के प्रैक्टिस करवाना है, कहाँ पे विदाउट गियर करवाना है, ये नॉलेज आना बहुत जरूरी है। अगर उनको ये नॉलेज नहीं रहेगा तो आप प्रॉपर तरीके से उसको स्ट्रक्चर ट्रेनिंग नहीं दे पाते। स्ट्रक्चर आप लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन सिखाना एक प्रॉपर कोच के अंडर जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, तो बंदा नेशनल इंटरनेशनल इजीली अचीव कर सकता है विदाउट एनी इंजरी। ओके सर, जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि सर की अपनी एकेडमी है उड़ीसा में और मुंबई में।
और डेफिनेटली जो लोग सर से जुड़ना चाहते हैं वो इनके पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर जाकर और फेसबुक पेज पर जाकर भी इनसे जुड़ सकते हैं। सर आपसे कैसे कैसे जुड़ा जा सकता है? अगर कोई बच्चा आपसे सीखना चाहता है तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम दे रहे हैं, तो अच्छा, अगर ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस आप चाहिए दे तो रहे हो? मेरे, जी हम्म। जी, तो उसके लिए वो हमें फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम उनको जूम पे कर क्लासेस ले सकते ओके। आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं सर? हैं। जी, ऑनलाइन क्लासेस दे बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैं ये कहूंगा कि, और सर छोटे बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? आर दे रियली एक्साइटेड अबाउट मार्शल आर्ट्स एंड एवरीथिंग? मैं भी छोटा था तो आई यूज्ड टू गो फॉर सम जूडो क्लासेस एंड एनीथिंग, बट मुझे कम समझ में आया वो। हाउ हाँ, अबाउट हाउ जूडो में अबाउट क्या किड्स कि नाउअडेज? हाउ अबाउट किड्स नाउअडेज? बच्चे तो बहुत इंजॉयफुल तरीके से, एक बड़े को सिखाना और एक छोटे बच्चे को सिखाना बहुत अलग होता है। अच्छा। वहाँ पे पेशेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन छोटे बच्चों में क्या है कि उनमें पिकअप पावर बहुत जबरदस्त होता है। आजकल के हम्म। जो यंगस्टर्स, मतलब जो कि चाइल्ड बच्चे लोग हैं, वो बहुत ज्यादा इंथुजियास्ट तो रहते ही, एट द सेम टाइम वो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। भले ही उनका मूवमेंट सही नहीं होता, लेकिन कोशिश करते रहते हैं उसको सही करने की, क्योंकि वो सेल्फ, हम्म। उनको उस तरीके से उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि दे कैन परफॉर्म देयर स्किल प्रॉपर्ली। हम्म। सर एमएमए का फ्यूचर क्या है? कुछ गाइड कीजिए थोड़ा सा, अभी लोग बहुत कम जानते हैं एमएमए के बारे में। एएमएमए के बारे में, जो एरोमिक्स मार्शल आर्ट है, इसका फ्यूचर, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 5 सालों में मुझे ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी कुछ मेरे पास 5 डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं। हम्म। हरियाणा है मेरे पास, हरियाणा ओके। से अरुण जी हैं। वेस्ट बंगाल से मेरे पास अटानु बसु जी हैं। हम्म। पंजाब से मेरे पास बलविंदर सिंह हैं। और अच्छा। कर्नाटक से मेरे पास है जी। तो ये एरोमिक्स मार्शल आर्ट आहिस्ते आहिस्ते ग्रो कर रहा है, आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा ग्रो होगी। तो जब हम एक्चुअली सेमिनार करके टीचर सेमिनार देने वाले थे, उसी दौरान ये लॉकडाउन का हो गया, नहीं तो हम्म। हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे काम करने वाले थे। तो अभी फिलहाल अभी ऑनलाइन क्लासेस जो है चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से जो बच्चे हैं उनके साथ कर रहे हैं हम क्लासेस। तो आने वाले जो कोचेस अभी प्रिपेयर कर रहे हैं हम आहिस्ते आहिस्ते, तो आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में मेरा ऐसा मानना है कि हम एरोबिक्स मार्शल आर्ट को इंडिया लेवल पे ले आएंगे। अभी 2 कंट्री हमारे ऑलरेडी हैं, जैसे नेपाल है और जापान में हमारे फ्रेंड है, उनके साथ अभी डिस्कशन चल रही है विक्रम ऑलरेडी, दो टाइम क्या हुआ कंट्रीज है? का जी हो चुका है। सर एक बात तो पूछनी रह गई, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं किक बॉक्सिंग में, जी सर वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आई वुड सर्टेनली नीड टू नो। जी, मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग किया था कुंफू से, बट मेरे लिए किक बॉक्सिंग बहुत नया था। तो अच्छा। मैंने क्लास में ज्वाइन किया, तो वहां पे हम्म। मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया। जो मेरे मास्टर थे, दाऊद सर थे, उनके पास उड़ीसा में है, वो केमिस्ट स्कूल में रहते हैं, मतलब उनका जो वहाँ पे वो वर्क करते हैं। तो उनके पास मैं कुंफू पहले स्टार्टिंग किया था, फिर स्टार्टिंग डेट मेरे शुरू के दिनों में मैं उनके साथ कुंफू प्रैक्टिस किया। फिर उनके पास के बाद उसके बाद मैंने कुछ दिन के बाद फिर स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट खेलना था। तो श्री राजेश कुमार ठाकुर जी के साथ मैंने उनके स्टूडेंट के साथ क्लासेस में जाके स्पायरिंग करनी स्टार्ट की। तो पहला चांस जब मुझे लगा, पहले तो मैं कराटे खेलने गया, वहां पे फुल बैक सिस्टम था। तो सर ने मुझे डिसऑर्डर नहीं होने दिया, बोला रेहान तुम्हारा पावर है पंच में और यू आर फिट फॉर द किक बॉक्सिंग। सबसे बड़ी चीज अच्छी लगी मुझे सर की, राजेश सर की, कि उन्होंने एक चीज बताया कि मैं किस पर्टिकुलर स्किल के लिए फिट हूँ। तो ये ये बहुत बहुत बड़ा जरूरी है, मुद्दा है ये कि बहुत एक, जरूरी हाँ, एक टीचर का ऑब्जर्वेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए एक बच्चे के लिए, कि वो, जैसे हम बोलते हैं ना, टैलेंट फाइंड आउट करते हैं कि इस बच्चे का क्वालिटी क्या है, हम उस बच्चे को कहाँ पे देखते हैं। है। हम्म। आज जो कुछ भी मैं, मेरे सर ने मुझे सिखाया जरूर, दाऊद सर ने, लेकिन जो उन्होंने टैलेंट फाइंड आउट किया मुझ में, राजेश सर ने फाइंड आउट किया, और उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि मैं वहां पे जाके आगे बढ़ सकूं। तो जब मैंने इन लोगों के साथ इनकी क्लासेस में जाके फाइट की, तो मुझे समझ में आया कि मेरा लूप फॉल्ट कहाँ था। फिर मैंने वो पर्टिकुलर लूप फॉल्ट के ऊपर, उसी, जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि एक स्किल को सीखने के लिए हमें जितना ज्यादा रेपिटेशन दे सकते हैं, तो मैंने तो 6-6 घंटे प्रैक्टिस किया है। लोग हैं 18 घंटे भी करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट थी स्किल, सॉरी, मेरा ऑलरेडी स्किल इम्प्रूव था।
तो मुझे और थोड़ा सा उसको पॉलिश करना था। तो मैंने 6-6 घंटे प्रैक्टिस की जब टूर्नामेंट से जाने से पहले, बट उसके बाद मुझे और भी टाइम लगा उसको और पॉलिश करने। जीतने के बाद भी जब आप जीत जाते तो उस जीत को बरकरार रखने के लिए आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करना। हेलो बिल्कुल सर, हेलो। बिल्कुल। देखो, आपकी बात से मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक कोच या एक सीनियर या एक मेंटोर, एक गाइड का ये काम होता है कि वो जो स्टूडेंट है वो किस चीज में अच्छा है। मैं एक राइट। छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे पास बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो कि फिटनेस कंपटीशन एथलीट्स आते हैं हमारे पास। तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। बॉडी बिल्डिंग है, आपका फिटनेस मॉडलिंग है, फिजिक चैंपियनशिप्स होती हैं। तो वहां भी कैटेगराइजेशन अगर प्रॉपर ना हो तो जीतने वाला बच्चा हार जाता है और हारने वाला बच्चा जीत जाता है। तो ये जो राइट। बात कही कि जो मेंटोर है या जो गाइड है, उसका ये जज करना बहुत है कि जो स्टूडेंट है व्हाट एस्पेक्ट ही कैन एक्सेल। इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी वांट, इट्स अबाउट व्हाट ही कैन। ये बहुत जरूरी है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, बड़ा बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई मुझे भी। रियली इंजॉयड बहुत सारी, क्योंकि मार्शल आर्ट्स मेरा मेरा फोर्टे नहीं है, मेरा स्कोप नहीं है। तो बहुत कुछ मुझे जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को एक्सेल करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जो इंडियन मार्शल आर्ट्स इंडस्ट्री है उसको आगे ले जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे डेफिनेटली। व्यूअर्स से? सॉरी। सर, लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से? बस एक ही चीज बोलूंगा कि जो भी देख रहे हैं फिटनेस को स्किल के तौर पे, अगर आप फिटनेस के अलावा स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली आपके साथ फिटनेस आ जाए। मेरा एक ही कहना है कि आप बस दिल से अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, खुद ब खुद आपका फिटनेस बन ही जाए। अरे वाह! सर, मैं आपकी लाइन याद रखूंगा कि दिल से स्किल को डेवलप करने की कोशिश कीजिए तो फिटनेस अपने आप आ जाएगी। बेशक। ये लाइन मैं हमेशा याद रखूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और अब हम जुड़े रहेंगे और बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर। थैंक यू।